हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सिग्नल सिस्टम में न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग थ्योरम या फिर हम ये कह सकते हैं सैम्पलिंग प्रोसेस। तो आज का हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग प्रोसेस। इसके अंदर हम या फिर ये कह लीजिए सिग्नल सिस्टम की इस यूनिट के अंदर हम काफ़ी सारे डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में आगे आप लोग पढ़ेंगे। और आज जो हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं सैम्पलिंग प्रोसेस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि सैम्पलिंग का क्या मतलब होता है ये आप इसमें जानेंगे। साथ साथ हम इसमें आगे सैम्पलिंग प्रोसेस के बाद नाइक्विस्ट रेट, नाइक्विस्ट इंटरवल और सैम्पलिंग थ्योरम भी डिस्कस करेंगे और कुछ इनके न्यूमेरिकल्स देखेंगे और फर्दर इस यूनिट में जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा सैम्पलिंग प्रोसेस। सैम्पलिंग प्रोसेस क्या होता है? एक्चुअली सैम्पलिंग में क्या करते हैं हम, जो हमारे पास कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होता है उसे हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सैम्पलिंग प्रोसेस है इट इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट कंटिन्यूस टाइम signal into a discrete time signal। जैसे एक इसमें हम डायग्राम देखेंगे, उससे आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा कि कैसे हम सैम्पलिंग प्रोसेस में कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे सपोज अगर हमारे पास कोई मैसेज सिग्नल है एमटी, ये कोई हमारी साइन वेव है और हमारे पास इंफॉर्मेशन इसी साइन वेव के अंदर है, तो वी कैन से दैट इट इज ए कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। हम जानते हैं कि हमारे पास कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है और इसे हमें कन्वर्ट करना है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में। तो हम क्या करेंगे, इस मैसेज सिग्नल को एक इम्पल्स सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई करके सैम्पलर के थ्रू पास करके जो हमें आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो हमारा सैम्पल्ड सिग्नल होगा और उसी को हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कहते हैं। कैसे वो भी देख लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई इम्पल्स ट्रेन है, ये जो इम्पल्स ट्रेन है इसको हमने नाम दिया है सीटी, इस तरह से। ये है हमारी कोई इम्पल्स ट्रेन और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके एक सैम्पलर के थ्रू पास किया है। ये हमारे पास सैम्पलर है और इससे जो हमें आउटपुट मिलेगा वो हमारे पास सैम्पल्ड सिग्नल आएगा। तो वो हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा। सैम्पल्ड सिग्नल को हमने एसटी कहा है और ये कुछ इस तरह से आएगा। लाइक दिस। So we can say that this is a sampled signal। ठीक है, तो ये हमारा सैम्पल्ड सिग्नल है। सो वी कैन से दैट कि एसटी जो है वो मल्टीप्लिकेशन है मैसेज सिग्नल यानी कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का साथ साथ इम्पल्स ट्रेन का। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इस जरिए हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सैम्पलर जो है वही हमारा सैम्पलिंग प्रोसेस कर रहा है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने इसमें कोई मैसेज सिग्नल है जिसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उसको हमने मल्टीप्लाई करा इम्पल्स ट्रेन से, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करके सैम्पलर के जरिए पास करा। पास करने के बाद जो आउटपुट आया वो सैम्पल्ड सिग्नल आया जो कि हमारा इस तरीके से, और इसे हम बोल रहे हैं ये हमारे पास सैम्पल्ड सिग्नल है। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा सैंपल सिग्नल, मल्टीप्लाई है हमारे पास मैसेज सिग्नल और इम्पल्स स्ट्रीम के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, तब हमें आउटपुट मिला। सो वी कैन से दैट कि जो सैंपल सिग्नल है, सैंपल सिग्नल इज द डिस्क्रीट टाइम रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि ये हमारे पास डिस्क्रीट टाइम रिप्रेजेंटेशन ही है यहाँ पे, तो हमने कहा कि सैंपल सिग्नल इज द डिस्क्रीट टाइम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सैम्पलिंग प्रोसेस इज यूज्ड टू कन्वर्ट कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल into a discrete time signal by using two inputs. First is continuous time signal, that input is multiplied with impulse train and pass with a sampler, pass through a sampler, and output will come with a sampled signal. It is a discrete time representation. ठीक है, चलिए अब इसमें आगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी देख लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं। इसी में सैम्पलिंग प्रोसेस में ही हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि सैम्पलिंग प्रोसेस शुड सेटिस्फाई, कुछ चीज़ों को इसमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि सैम्पलिंग प्रोसेस शुड सेटिस्फाई, और वो थिंग्स क्या क्या है, वो है आपकी फर्स्ट सैंपल सिग्नल जो होगा वो आपका शुड रिप्रेजेंट दी ओरिजिनल सिग्नल फेथफुली। मतलब सैम्पलिंग प्रोसेस जो है वो तभी सेटिस्फाई होगा जब उसमें दो पॉइंट होंगे। फर्स्ट पॉइंट है कि सैंपल सिग्नल शुड रिप्रेजेंट दी ओरिजिनल सिग्नल फेथफुली, मतलब जो हमारे पास आउटपुट आ रहा था, जो डिस्क्रीट टाइम आउटपुट था, वो पूरा का पूरा ओरिजिनल सिग्नल की तरह ही वापस आना चाहिए। बस डिफरेंस ये होगा कि ओरिजिनल सिग्नल कंटिन्यूअस में था और आउटपुट जो आया वो हमारा डिस्क्रीट में आया। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज वी शुड बी एबल टू reconstruct the original signal from its sampled version। मतलब सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है कि वी शुड बी एबल टू रिकंस्ट्रक्ट द ओरिजिनल सिग्नल फ्रॉम इट्स सैम्पल्ड वर्जन। हम अपना ओरिजिनल सिग्नल जो है वो सैम्पल्ड वर्जन से पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये दीज आर दी टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमारे पास सैम्पलिंग प्रोसेस को सेटिस्फाइड करने के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, इसके बाद इसे रफ कर देते हैं। अब इसमें हम एक डायग्राम और देखेंगे। एक्चुअली हम जानते हैं कि जो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है वो ये है। ठीक है, दूसरा हम इसमें जानते हैं कि हमारे पास ये इम्पल्स ट्रेन है। ठीक है, और यहाँ पे सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, दिख रहा है हमें। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल बनाते हैं, कोई मैसेज सिग्नल, और यहाँ पे अगर हम इम्पल्स ट्रेन देखते हैं तो यहाँ पर सैम्पल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो लेस है। ठीक है, यहाँ पर सैम्पल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यहाँ पर सैम्पल्ड फ्रीक्वेंसी लेस है। और सैम्पल्ड फ्रीक्वेंसी जो है उसको हमने डिनोट किया है fs से। तो अगर सैम्पल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का। f = 1/t, t इज टाइम पीरियड, f इज
फ्रिक्वेंसी। तो अगर सैम्पल फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है इसका मतलब टाइम पीरियड लेस होगा, तो वी कैन से दैट टाइम पीरियड है हमारे पास Ts, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर सैम्पल फ्रिक्वेंसी हमारी लेस है तो टाइम पीरियड जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ टाइम पीरियड हमें ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वी कैन से दैट हेयर मोर सैम्पल original signal recover easily, और यहाँ पे हमारे पास लेस सैंपल तो ओरिजिनल सिग्नल नॉट रिकवर इजीली। वो कैसे? जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ सैंपल ज़्यादा है, इसे मैं रफ कर देती हूँ, ये आपको बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है इसीलिए टाइम पीरियड कम है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और यहाँ पर सैंपल फ्रिक्वेंसी कम है इसीलिए यहाँ पर टाइम पीरियड ज़्यादा है, ठीक है। तो ये पार्ट अभी रफ कर देते हैं। बस आपको अब यहाँ ये याद रखना है कि अगर सैंपल ज़्यादा है, मतलब मोर सैंपल हैं यहाँ पर, तो जो ओरिजिनल सिग्नल है वो उसे हम इजीली रिकवर कर सकते हैं। कुछ इस तरह से ये पूरा का पूरा सिग्नल हमारा इजीली रिकवर हो गया क्योंकि ज़्यादा सैंपल थे। बट यहाँ पे क्या होगा, सैंपल जो है वो हमारे बहुत कम है, ठीक है। तो ये पूरा सिग्नल हमारा रिकवर ही नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी लॉस्ट हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरी इन्फॉर्मेशन हमें वापस चाहिए, वो तभी मिलेगी जब हमारे पास सैंपल्स ज़्यादा होंगे, यानी कि सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो इसकी एक लिमिट होती है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, इसे रफ कर देते हैं। वो लिमिट आपको याद रखनी है। We can say that it means frequency of sampling process फ्रिक्वेंसी जो है सैम्पलिंग प्रोसेस की शुड बी हाई। सैम्पलिंग प्रोसेस ज़्यादा से ज़्यादा जितना होगा उतना हमारे लिए अच्छा है, तभी हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन एज इट इज़ आ जाएगी, अदरवाइज इंफॉर्मेशन हमारे पास लॉस्ट हो जाएगी, ये हमें याद रखना है। तो हम ये देख रहे हैं कि फेथफुल रिप्रोडक्शन ऑफ सिग्नल के लिए सैम्पलिंग प्रोसेस में सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी हाई होनी चाहिए। वो कितनी होनी चाहिए वो भी एक बार देख लेते हैं। सो वी कैन से दैट फॉर फेथफुल reproduction of message signal sampling frequency must be greater than equal to twice of maximum frequency. This is the limit, ठीक है, where fs is equal to sampling frequency and fm is equal to maximum frequency. सपोज हमारे पास 100 हर्ट्ज है, 200 हर्ट्ज है, 500 हर्ट्ज है किसी सिग्नल के अंदर, तो मैक्सिमम हमारा ये है, यानी कि जो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी है वो हो जाएगी 1000 हर्ट्ज। तभी हमारे पास फेथफुल रिप्रोडक्शन ऑफ मैसेज सिग्नल हमें मिलेगा, ठीक है। तो इसकी यहाँ से एक डेफिनेशन डिफाइन होती है, वो डेफिनेशन भी देख लेते हैं वो क्या रहेगी हमारे यहाँ पर। वो है, इसको रफ कर देते हैं। इसमें बस आपको इतना याद रखना है, फॉर फेथफुल रिप्रोडक्शन ऑफ मैसेज सिग्नल सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। तो अब इसकी जो सैम्पलिंग थ्योरम है उसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ से आती है। तो बस यही हमारा सैम्पलिंग थ्योरम है। तो सैम्पलिंग थ्योरम
एक्चुअली ये 5 to 10 मार्क्स में आ जाता है। 10 मार्क्स में तब आता है जब इसका प्रूफ इंक्लूड होता है, अदरवाइज ये 5 मार्क्स में आ जाता है, या 2 मार्क्स में इसकी डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं कि डिफाइन सैम्पलिंग थ्योरम। तो सैम्पलिंग थ्योरम की जो डेफिनेशन है वो हमारी होती है, ए कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल कैन बी completely represented in its sample form and reconstruct back from its from the sampled form if sampling frequency fs is greater than or equal to twice of maximum frequency of continuous time signal. Continuous time signal. So this is the definition of sampling theorem. Definition क्या है एक बार और देख लेते हैं. A continuous time signal can be completely represented in its sample form and reconstruct back from the sampled form if sampling frequency fs is greater than equal to twice of maximum frequency of continuous time signal. So this is the definition of sampling theorem. तो ये आपको याद रखना है that fs should be greater than equal to twice of fm. अगर ऐसा होगा तो हमारा पूरा का पूरा मैसेज सिग्नल सैम्पल्ड फॉर्म में रिकंस्ट्रक्ट बैक हो जाएगा फेथफुल तरीके से. तो ये है हमारी सैम्पलिंग थ्योरम. अगर हमें कभी भी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल फेथफुल तरीके से रिकंस्ट्रक्ट बैक हो जाए, तो हमें ये फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि fs मस्ट ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ fm. ठीक है, तो अब इसे रफ कर देते हैं, इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं. सपोज हमारे पास कुछ वेव्स हैं, जैसे अगर मैंने बोला है कि fs ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ fm, यानी कि हम कह सकते हैं ओमेगा s ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओमेगा m. अब हम कुछ स्पेक्ट्रम ले रहे हैं. सपोज एक स्पेक्ट्रम हमने लिया है इस तरह से, एक है ये, 3 स्पेक्ट्रम मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको, और एक है ये इंफॉर्मेशन लॉस्ट शो कर रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, ये तीनों स्पेक्ट्रम है डिफरेंट. यहाँ पर हमारे पास ओमेगा एस जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ओमेगा एम है, यहाँ पे ओमेगा एस जो है वो ग्रेटर देन ट्वाइस ओमेगा एम है, और यहाँ पे ओमेगा एस जो है वो लेस देन ट्वाइस ओमेगा एम है. तो यहाँ पे हमने ये कहा कि अगर ओमेगा एस यानी कि एफ एस जो है, ओमेगा एस जो है वो आपका रेडियन पर सेकंड में है और एफ एस जो है वो हर्ट्स में है, ये आप लोग जानते ही हैं. तो अगर हमारे पास ओमेगा एस ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ओमेगा एम है तो स्पेक्ट्रम इस तरह से आएगा. अगर ओमेगा एस ग्रेटर देन ट्वाइस ओमेगा एम है तो स्पेक्ट्रम जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, और अगर ओमेगा एस लेस देन ट्वाइस ओमेगा एम है तो स्पेक्ट्रम ओवरलैप शो होगा. दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज इंफॉर्मेशन यहाँ पे लॉस हो रही है. सो वी कैन से दैट दिस मिनिमम थ्रेशोल्ड
is called Nyquist rate. Nyquist rate, ठीक है, वो क्या है हमारा ओमेगा एस इज इक्वल टू ट्वाइस ओमेगा एम. ओमेगा एस इज इक्वल टू ट्वाइस ओमेगा एम. This is not acceptable because information is lost here. So we can say that ये जो minimum threshold है हमारा, ये it is called Nyquist rate. अगर क्वेश्चन आता है कि what do you mean by Nyquist rate, तो आप कहेंगे Nyquist rate होता है ओमेगा एस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम. क्यों? क्योंकि अगर हम ये रखते हैं तो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये रखते हैं तो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, बट अगर सिग्नल ये मिल रहा है तो इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो रही है. अगर इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो रही है तो कोई फ़ायदा ही नहीं है सिग्नल का. यानी कि हमारे पास हमें ये मस्ट लेना है, ये मस्ट लेना है, इसको हमें इग्नोर करना है. तो दिस मिनिमम थ्रेशोल्ड इज कॉल्ड नाइक्विस्ट रेट. और नाइक्विस्ट रेट के लिए हम नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ लेक्चर्स और आगे फर्दर देखेंगे. एक लेक्चर जिसमें हम देखेंगे कि नाइक्विस्ट रेट क्या होता है. तो आज हमने पढ़ा सैम्पलिंग प्रोसेस और सैम्पलिंग थ्योरम, जिसमें हमने देखा कि अगर हमें किसी भी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करना है तो हमें कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को इम्पल्स ट्रेन के साथ मल्टीप्लाई करके सैम्पल्ड प्रोसेस करके तब हमें सैम्पल्ड सिग्नल मिल जाता है, जिसमें सैम्पल्ड सिग्नल हमारा मल्टीप्लिकेशन था मैसेज सिग्नल और इम्पल्स ट्रेन का. सो दिस इज दी सैम्पलिंग प्रोसेस. नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नाइक्विस्ट रेट के बारे में और साथ साथ नाइक्विस्ट इंटरवल के बारे में. तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ें और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं. और इसके हैंड रिटन नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं. तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नाइक्विस्ट रेट पढ़ेंगे. और अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल पसंद आया तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. थैंक यू.